Hello, students. Today we are going to read the summary of the second chapter, The Address, from your book Snapshot. So, in this chapter, we'll cover the theme about the author and the summary. So, let's get started. So, Marga Minko, of pseudonym of Sarah Menko, born 31 March 1920, is born in Gineken to an Orthodox Jewish family, a Dutch journalist and writer. Her real surname was Menko, but an official accidentally switched the first vowel. तो इस चैप्टर की ऑथर है मार्गा मिनको, जिनका नाम जो होता है वो एक्चुअली में सैरा मेनको होता है, लेकिन उनका एक्सीडेंटली एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन में उनका जो नाम होता है वो मेनको से मिनको हो जाता है। और जो मार्गा मिनको जो है सैरा मेनको होती है वो एक ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और एक डच जर्नलिस्ट और राइटर थी। Let's see the theme. So, The Address is a very touching story, and you can call it a tale of war as it narrates two situations, one before the Liberation War and the other post war period. The story tells how war affects the lives of civilians as well, and it disturbs the normal life and leads to conflicts and tension. So ये जो एड्रेस है ये बहुत ही टचिंग स्टोरी है, और इसमें हम देखेंगे कि जो हॉलैंड में जो इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा होता है उससे पहले का सिचुएशन, बाद सेटिंग जो है वो इसी सेटिंग में लिखी गई है। और ये जो स्टोरी है वो बताती है कि कैसे जब वॉर होता है, जब युद्ध होता है, तो वो कैसे एक सिविलियंस की लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर देता है, उसकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है और बहुत से टेंशन क्रिएट कर देता है, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स यानी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो युद्ध का जो प्रभाव होता है वो नॉर्मल लाइफ में भी पड़ता है, इस स्टोरी में हम देखेंगे। लेट्स सी द समरी नाउ। सो स्टोरी में हम देखते हैं कि हॉलैंड जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा होता है, और इसमें इसमें आपके मेन कैरेक्टर जो है वो है मिसेस एस की जो बेटी हैं, नरेटर जो हैं वो हैं, और मिसेस एस हैं, और एक मिसेस डोलिंग है जो कि मिसेस जो नरेटर की माँ की फ्रेंड है। तो यहाँ पे नरेटर जो होती हैं वो फोर्स में आर्मी फोर्स में वो ज्वाइन कर लेती हैं, और वो जो उस समय युद्ध जो हो रहा होता है, जो लड़ाई हो रही होती है, बहुत ही भीषण हो रही होती है, और लगता है कि सक्सेस उनको नहीं मिलेगी। और लोग इस बात को भी डाउट कर रहे होते हैं कि उनके सोल्जर्स जो हैं वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। नरेटर की जो माँ होती है मिसेस एस, वो अपने घर पे ही रहती थी, और उनको इस बात की चिंता रहती थी कि उनका जो घर में सामान था, जो महंगे बिलोंगिंग से, जो प्राइसलेस, जो कीमती सामान थे, एंटिक्स थे, वो जैसे कि चांदी की कटलरी थे, जो चम्मच थे, फोक्स थे, वो और एंटिक पीसेस थे, उनका क्या होगा। तो उसकी सेफ्टी को लेकर वो वरीड रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, उनकी पुरानी अक्वेंटेंस, एक उनकी फ्रेंड जो होती है उनके घर आती हैं, अनएक्सपेक्टेडली आती है। उनका नाम मिसेस डोलिंग रहता है, और वो जो हैं वो मिसेस एस का कॉन्फिडेंस जीत लेती हैं, और मिसेस एस को इस बात का भरोसा हो जाता है कि मिसेस डोलिंग उनके सामान को वो अच्छे से सेफ रख पाएंगी। तो मिसेस एस जो होती हैं वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मिसेस डोलिंग कहती हैं ठीक है, मैं आपके सामान को घर पे सेफ रख लूँगी जब तक ये युद्ध चल रहा है। जो नरेटर होती है वो फोर्स से कुछ दिन के लिए अपने घर आई होती हैं, और उन्होंने जब देखा कि उनका घर जो है काफ़ी बदला बदला लग रहा है, बहुत से सामान घर के गायब हैं, और फिर मिसेस एस जो होती है वो बताती है कि उसकी जो फ्रेंड मिसेस डोलिंग वो आई होती हैं, और वो उनके सामान को, टेबल सिल्वर को और बास को, एंटिक प्लेट्स, क्रॉकरी, सारे सामान को वो अपने घर ले जाती हैं उसको सेफ रखने के लिए। और मिसेस डोलिंग ने इस बात का वादा भी किया होता है कि वो उनके सामान को सुरक्षित रखेंगी। हालांकि मिसेस एस को इस बात का अश्योरेंस नहीं होता, आश्वासन नहीं होता कि वो सामान उनको वापस मिलेगा भी, दोबारा नहीं मिलेगा। अगली मॉर्निंग मिसेस डॉलिंग जो रहती हैं वो दोबारा फिर आती है, मिसेस एस के यहाँ आती हैं, और वो देखने में बहुत ही लंबी चौड़ी औरत रहती हैं और बड़ा सा सूट केस के साथ आती हैं। और उनकी माँ तभी अपनी बेटी को मिसेस डॉलिंग से इंट्रोड्यूस कराती हैं कि ये उनकी फ्रेंड है करके। और मिसेस डोलिंग बताती हैं, मिसेस एस बताती हैं कि मिसेस डोलिंग जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, और उनका घर का नंबर है 46। और माँ अपनी बेटी को बताती, नैरेटर को बताती हैं कि भाई आप इनको इस एड्रेस को याद रखना, ताकि आप बाद में जाके सामान आप वापस ले लो, ले आ सको। और नैरेटर जो होती है उनको अभी काफ़ी समय तक उस एड्रेस, उस नंबर 46, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट का एड्रेस पता होता है।
लड़ाई के बाद जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, युद्ध ख़त्म हो जाता है, जब कुछ सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होता है सिविलियन लाइफ में भी, तो क्या होता है, नरेटर को वापस याद आता है कि उसका सामान जो है मिसेस डोलिन क्या रखा है, और अभी जो है उनकी मदर जो है वो शी इज़ नो मोर, वो अब जिंदा नहीं रही, नरेटर की माँ। सो वो अकेले एक सिंगल रूम में रहती हैं, रेंट वाले रूम में रहती हैं, उनके पास बहुत जगह भी नहीं है कि बहुत सामान उसमें वो रख पाएँ। फिर भी वो अपने सामान को देखने जाती है मिसेस डोलिन के यहाँ, तो वो ट्रेन पकड़ के मार्कोनी स्ट्रीट जाती हैं, हाउस नंबर 46 पे। फिर जैसे ही वो एड्रेस पे जाती हैं, गेट खटखटाती है, गेट खुलता है थोड़ा सा, और जो अंदर से गेट खोलता है वो विजिटर को, ये नैरेटर को ध्यान से देखता है, और वो जो गेट खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस डोलिंग ही रहती हैं। मिसेस डोरलिन ने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया होता, इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मिसेस एस की बेटी फोर्स से वापस जिंदा आ जाएंगे, उस युद्ध से जिंदा बच के आ जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मिसेस डोरलिन रहती है बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही ग्रीडी नेचर की लेडी रहती हैं, जो उनके सामान को वो हथिया लेती हैं बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चालाकी से। तो मिसेस डोलिन ने उनकी बेटी को, ये नैरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो नहीं जानती उसे। तो नैरेटर भी रहती है, वो भी इस बात में सोचती हैं कि भाई वो सही एड्रेस पे आई हैं कि भी नहीं आई हैं। उनका डाउट जो होता है नैरेटर का, वो थोड़ी देर बाद दूर हो जाता है जब देखती हैं कि मिसेस डोलिंग ने उनकी माँ का एक जैकेट, एक कार्डिगन जो रहता है वो पहनी होती है, कपड़ा पहनी होती है। तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये मिसेस डोलिंग ही है और सही एड्रेस पे वो आई हैं। लेकिन मिसेस डोलिंग उनको इनकार कर देती हैं अंदर आने से, और दरवाज़ा को वो बंद कर देती है। नरेटर जो होती हैं वो नेम प्लेट को फिर से देखती हैं, और उस पर डोलिंग नंबर 46 लिखा होता है। तो वो वापस अपने ट्रेन पकड़ के स्टेशन से वो अपने घर चली जाती हैं। पहली विजिट जो मिसेस डोलिंग क्या वो नैरेटर करती है वो व्यर्थ जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, लेकिन वो अपनी उस वो गिव अप नहीं करती है, फिर से दोबारा सेकंड टाइम वो विजिट करती है, मिसेस डोलिंग क्या जाती हैं, और इस बार मिसेस डोलिंग उन्हें घर पे नहीं मिलती बल्कि उनको 15 साल की उनकी बेटी मिलती है, और दरवाजे खोलती हैं और बताती है कि मिसेस डोलिंग जो है उनकी माँ घर पे नहीं है। नैरेटर डिसाइड करती है वो इंतज़ार करेगी। फिर वो अपने सामान को जो वहाँ रखा होता है, सारे सामान को वो नोटिस करना शुरू करती है नरेटर, और देखती हैं कि उनके घर का सामान, एक जो है कैंडल होल्डर जो है वो शीशे के बगल में टंगा हुआ है। फिर जो मिसेस डोलिंग की बेटी होती है वो उनको लिविंग रूम में ले जाती हैं, और लिविंग रूम में जाते ही नैरेटर देखती है कि उनके चारों ओर उन्हीं का सामान रखा हुआ है और बहुत ही बेकदरी से रखा हुआ है, और जो फर्नीचर है बहुत ही बेकार हो चुका है। उस रूम का जो सराउंडिंग है बहुत ही, इसमें सीलन की बदबू आ रही थी, और सारा फर्नीचर, सारा सामान बहुत ही बेकदरी से रखा हुआ था, और इवन जो टेबल पे जो कपड़े रखे हुए थे जिस पे जले का निशान था वो भी रखा हुआ था। सब कुछ जो लिविंग रूम में रखा था वो उनकी माँ का ही था, उन लोग का ही था। जो 15 साल की बेटी होती है मिसेस डोलन की, जो लड़की होती है, बताती है कि उसकी माँ जो है वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वो उसके लिए चाय बना देती है नैरेटर के लिए। लेकिन नैरेटर जो होती है वो क्या होती है, उसका मन नहीं कर रहा होता है इंतज़ार करने का, वो ध्यान से हर एक चीज़ वो ऑब्जर्व कर रही होती है। तो देखती है कि सारा सामान जो रखा है, चाहे वो चाहे वो सिल्वर स्पून हो, चाहे कटलरी हो, सब कुछ उसी का है। और इस बात को एहसास करती है कि जो ये 15 साल की जो लड़की जो सामान निकाल रही है, वो स्पून निकाल रही है ड्रॉर से, उसको ये एहसास नहीं कि सामान उसका नहीं बल्कि मेरा है, यानी नैरेटर का है। तो मिसेस की डॉलन की जो बेटी रहती है वो कभी भी कटलरीज पे जो वो सिल्वर स्पून निकालती थी उसको कभी ध्यान से नहीं देखा था कि भाई उसी का है ये करके। शी ओपन ए ड्रॉर टू ब्रिंग आउट मोर स्पून, तो वो और अब दिखाने के लिए वो और चांदी के चम्मच और कांटे निकालना शुरू कर देती है। नरेटर जो होती है वो बैठ के सब देखती रहती, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब चीज़ें, और वो इंतज़ार करना नहीं चाहती थी मिसेस डोर्लिंग का। बिना मिले क्या है, मिसेस डोर्लिंग से बिना मिले वो तुरंत खड़ी होती है और वो ट्रेन पकड़ के अपना रवाना हो जाती है घर को। आखिरकार वो रोड के कॉर्नर पर खड़ी होती है, फिर से वो नेम प्लेट को देखती है, एड्रेस वाकई सही रहता है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। लेकिन वो अब इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती, और उसको कोई इरादा नहीं होता है कि वापस इस घर को विजिट करे आगे फ्यूचर में। उसने अपनी रुचि, इंटरेस्ट खो दी है, जो कुछ भी उसका सामान रहता है यहाँ पे बड़ा, उसको वो ध्यान से अब उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उसको ले जाए और अपने घर पे रख सके। और वैसे भी इसको ज़रूरत भी अब नहीं है, क्योंकि उसका एक छोटे से रूम पे रहती है, वो छोटा सा रेंटेड रूम होता है, वहाँ पे इतना जगह भी नहीं है कि वो सारे सामान को
रख सके। सिर्फ थोड़ा बहुत ही उसके पास टेबल है, ड्रॉअर है जहाँ पे वो कटलरी को, स्पून को, फोक्स को रख सकती है। बट फिर भी उसने माइंड मेकअप कर लिया है कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी, और इसके लिए करना भी ईजी था बिकॉज उसका मन जो था वो ख़राब हो चुका था, क्योंकि मिसेस डोलिंग ने उसकी माँ को, नैरेटर को धोखा दिया, और उसका सामान भी बहुत ही बेकदरी से रखा हुआ था। और तीसरा ये कि नैरेटर के घर में इतनी जगह भी अब नहीं रही, और वो छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत अब नहीं थी। ऑलराइट, सो दिस वाज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो थैंक यू सो मच